चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। दिस इज टाइप नंबर 14। टाइप 13 तक हम कवर कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इतनी चीजों पे वो एक्सपेंडिचर करता है, वो वाले सवाल हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आ जाते हैं टाइप नंबर 14। देखिए अब ये कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई अलग सा टाइप नहीं है, बिल्कुल बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। एक बारी जो है आप सवाल को ट्राई करेंगे, ठीक है। आपके पास 40 सेकेंड्स का अब टाइम है, आराम से ट्राई करिए, बहुत आसान सवाल है, छोटा सा कंसेप्ट यूज होगा। चलिए डिस्कस करें क्वेश्चन को, लेट्स गो। देखिए सवाल क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मैन एंड अ वुमेन इन अ फैक्ट्री इज 4:3। एक फैक्ट्री में जो टोटल सैलरी है, एक आदमी और एक औरत की जो टोटल सैलरी है उसका रेशियो हमें दे रखा है 4:3। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन, यहां पर इस वर्ड पर फोकस करिए, एक आदमी और एक औरत, उनकी जो सैलरी का रेशियो है दैट इज 5:3। सवाल में कह रहा है देन रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन द फैक्ट्रीज, तो उस फैक्ट्री में आदमी और औरत के रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, किस रेशियो में आदमी और औरत उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए इसके लिए एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आप सभी को पता है। लेटर से आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर मान लो एक्स लोग काम कर रहे हैं। उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, एक्स लोग काम कर रहे हैं, एक्स आदमी काम कर रहे हैं। एक आदमी जो है उसको आप वाई रुपीज देते हैं, एक आदमी को आप कितने रुपीज देते हैं, वाई रुपीज देते हैं। तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, एक्स वाई। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हो गया नंबर ऑफ मैन, मैन का मतलब आदमी नहीं, मान लो इंडिविजुअल्स कह लो, इतने लोग काम कर रहे हैं, ये आप पर आदमी, पर मैन, एक आदमी को इतने रुपए दे रहे हो, तो ये आपका आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल जो आप सैलरी दे रहे हैं दैट इज दिस। वही सेम चीज इस सवाल में अप्लाई हो जाएगी, किस तरीके से कि यहां पर जो नंबर ऑफ मैन है, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, रेशियो दे रखा है टोटल मैन और टोटल वुमेन का। अगर मैन की बात करें तो आप मान सकते हो कि मैन 4 थे, ठीक है। उसी तरीके से एक आदमी को कितना रुपया मिल रहा है, तो मान लिया 5। तो आदमी कितने हैं, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल खर्चा हो गया एक्स। एक सेकेंड, देन द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, रेशियो ऑफ टोटल सैलरी, यहां पे सॉरी टोटल सैलरी दी हुई है। अब टोटल सैलरी अगर दी हुई है तो वो जो 4 है वो यहां पर आ जाएगा। टोटल सैलरी आदमी की, हमने माना कि आदमी एक्स है और एक आदमी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 5, ठीक है, ये बराबर हो गया। इसी तरीके से हमने माना कि वुमेन वाई है, एक औरत को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो एक औरत को 3 रुपए मिल रहे हैं, और टोटल सभी औरतों की बात करें तो उनको 3 रुपए मिल रहे हैं। ये बस हमने एक्चुअली में यहां पर कुछ नहीं किया, ये डिवाइड कर दिया है। अब आप देखो यहां पर ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 5:3 कि एक आदमी और एक औरत को किस रेशियो में पैसे मिल रहे हैं, तो ये रहा वो रहा अपना 5:3। टोटल जो सैलरी मिल रही है आदमी और औरत को उसका रेशियो कितना है, 4:3। यहां पर कितना हो गया, 5:3। ये क्या है कि एक आदमी और एक औरत की सैलरी का रेशियो। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, सीधी बात यह है कि कितने लोग हैं इनटू एक को कितनी सैलरी मिल रही है बराबर टोटल सैलरी। क्या हमने वही नहीं किया, कितने लोग हैं हमें पता लगाना था, उसका रेशियो आ जाएगा, बात अगर रेशियो में कर रहा है। एक को कितनी सैलरी मिल रही है, देखो 5:3, तो बताइए। और हाँ, और ये भी गिवन है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3, तो बताइए कि आदमी और औरत का रेशियो कितना है। यहां पर दिक्कत क्या होगी कि हम यहां पर 5/3 करें या 3/5 करें, 4/3 3/5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5/3 से, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज x/y इज इक्वल टू 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4/5, यानी कि आदमी और औरत का जो रेशियो है उस कंपनी में वो 4:5 है। अगर आदमी 4 है तो औरतें 5 है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल आराम से, सिर्फ और सिर्फ
कितने लोग हैं, फॉर्मूला रटना नहीं, ये तो आपको पता है कितने लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, एक आदमी को मैं कितना दे रहा हूं उतना टोटल खर्चा, कितने लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं टोटल, वो मुझे बताना है, ठीक है, वही तो बताना है। देन रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन, टोटल लोगों का रेशियो इनटू एक आदमी या एक औरत का जो रेशियो है वो कितना है 5:3 बराबर 4:3। क्लियर है, बस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगला सवाल, टाइम मिलेगा केवल 30 सेकेंड्स, अब हो जाएगा आराम से। टाइम इज अप भाई, हुआ सबका, बिल्कुल हुआ होगा। क्या कह रहा है, फटाफट करते हैं। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन द फैक्ट्रीज, अब टोटल आदमी और औरत का जो रेशियो वो हमें 7:4 दे दिया। रेशियो ऑफ सैलरीज इतना, तो बताओ आदमी और औरत किस रेशियो में है, तो यहां पर टोटल सैलरी का रेशियो दिया है, तो टोटल सैलरी ये रही, टोटल सैलरी यहां से आएगी। आदमी औरत का रेशियो हमने XY मान लिया, ठीक है, आप इसे सीधे केवल X मान सकते हो कि भाई ये रेशियो हमें पता करना है, इनटू एक आदमी और एक औरत की सैलरी का रेशियो 49। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। 7 से क्या ये 2 बार, 9 इधर पे गया तो 9/8, सो द आंसर इज 9:8। आदमी और औरत का रेशियो कितना है, 9:8। क्लियर है। आगे सवाल क्या पूछ सकता है, अगर बताइए उस कंपनी में इतनी औरतें हैं तो आदमी कितने हैं, तो हमने पहले रेशियो निकाल लिया, औरतें या आदमी कुछ भी देगा, दूसरा हम निकाल लेंगे। क्लियर है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दिस इज टाइप नंबर 15। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, जिनको पता है दे कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, बट इस टाइप का पहला सवाल है। देन लेट अस फर्स्ट डिस्कस। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप का ये सवाल होता है। सवाल को आराम से सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, आप चाहे वीडियो पॉज करके पढ़िए चाहे साथ में पढ़िए। प्राइस ऑफ अ पीस ऑफ गोल्ड, एक सोने के जो टुकड़े का जो प्राइस होता है, एक सोने के टुकड़े का जो प्राइस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक टुकड़े का वेट A है और एक टुकड़े का वेट B है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, वेट की। ठीक है, एक का वेट A है, दूसरे का वेट B है, ग्राम हो, केजी हो, किलोग्राम हो, टन हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उनका जो प्राइस होगा उसका रेशियो क्या होगा, तो उनके वेट का स्क्वायर। बात क्लियर है, इतनी सी बात उसने हमें सवाल में दी है। आगे कह रहा है, इफ अ पीस ऑफ गोल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलर पीसिंग हैविंग वेट इन द रेशियो 2:3:5, यानी कि एक बड़ा टुकड़ा है सोने का, वो टूट गया 3 टुकड़ों में, या उसको डिवाइड कर दिया गया 3 उससे छोटे टुकड़ों में। ये बड़ा टुकड़ा है, उससे वो हमने छोटे टुकड़े करें, चलो इसको बड़ा मान लो। और ठीक है, इस तरीके से है। तो ये जो छोटे टुकड़े हैं, छोटे जो ये सोने के टुकड़े हैं, इनका जो वेट का रेशियो है वो 2:3:5 है। तो आप मुझे बड़े का वेट बता सकते हैं। अगर ये जो छोटे हैं इनका वेट 2, 3 और 5 है, तो बड़े का वेट कितना, 5 + 3 8 + 2 10, तो बड़े का वेट 10 रहा होगा। तो ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वेट की। आगे सवाल में क्या कह रहा है, अ ज्वेलर लूजेस 248 रुपीज ड्यू टू डिवीजन ऑफ पीसेस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द इनिशियल पीस। जो ये बड़ा टुकड़ा था इसका प्राइस बताओ कितना है। जो भी था, देखो इसके इस सुनार के पास एक बड़ा टुकड़ा था इसका सोने का, वो मान लो डिवाइड कर दिया, टूट गया, कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से उसे 248 रुपए का, कितने का, 248 रुपीज का लॉस हो रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इनका प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका वेट 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, इसका प्राइस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि अगर वो इस टुकड़े को बेचता या अगर इस बड़े पीस को बेचता तो उसे 100 रुपीज मिल रहे होते, बट ड्यू टू डिवीजन अब उसे कितने मिलेंगे, 9 और 4 13, और 13 और 25 38, यानी अब उसे केवल और केवल 38 रुपीज मिलेंगे। तो आप, ये एक्चुअल नहीं है, ये रेशियो है। अगर उसे पहले 100 रेशियो पैसा मिलता था तो अब 38 रेशियो मिल रहा है। देयरफॉर जो लॉस हो गया, देयरफॉर अच्छी तरीके से देखो, पहले सवाल को अच्छी तरीके से प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ताकि कभी भी रिवीजन करना हो एक सवाल हमारे पास उस टाइप का हो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अदरवाइज इस सवाल को हम एक और तरीके से, मतलब इसी को छोटा करके लिख सकते हैं, वो कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, उस पर भी आएंगे। लॉस कितना हो गया, 100 - 38 यानी कि 62, लिख लो 100 रेशियो माइनस
38 रेशियो, इतना उसको लॉस हो गया, दैट इज इक्वल टू 62 रेशियो। लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लॉस उसे हुआ है रुपीज में कितने का, वो 248, यानी कि ये जो 248 है ये 62 रेशियो की वैल्यू है। सवाल में हमसे पूछा बताओ इस टुकड़े का प्राइस कितना था, यानी 100 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है, दिस इज एपी। एपी मतलब कि एक्चुअल प्राइस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, एपी मतलब एक्चुअल प्राइस। तो ये हो गया हमारा, रेशियो से रेशियो कैंसिल आउट हो रहा है। परसेंटेज लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी यूनिटरी मेथड की, 62 से पूरा 4 बार जाता हुआ दिख रहा है, और 4 इंटू में 100 इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो सोने का टुकड़ा 400 रुपए का केवल। कहाँ मिलता है भाई, ये पहले का कभी का होगा, तो पहले जो टुकड़े का प्राइस था वो 400 रुपए था। एक बार ही बढ़िया से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, साथ ही साथ कभी नोट मत करो, पहले फोकस करो समझने पर, नोट बाद में करना है, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, एग्जाम में देखो मेन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कंसेप्ट अगर आ गया तो छोटा तो अपने आप कर लोगे। आप जैसे सवाल को पढ़ोगे कि यार अच्छा ये तो कौन सा सवाल है कि टुकड़ा टूट गया ना, ठीक है, 2 3 5 5 3 8 2 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 रुपीज में पहले बेचता, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, अब इतने बेच रहा है 25 और 9 34 और 4 38, अब 38 में बेच रहा है, लॉस कितना हो गया 62, 62 इज वैल्यू ऑफ कितना है 248, ये गया कितनी बार 4 बार, 4 इंटू में 100, 400, खत्म। क्यों पूरा लिख रहे हो, वो तो आप ऐसे ही पढ़ ही लोगे। अगर हम ये मैं अगर आपको ये लिखवा दूं, अब आप इसको क्या रिवाइज करोगे बताओ, अभी इसमें क्या रिवीजन होगा, या ये कुछ था यार अभी तो समझ में आ गया, लेकिन आगे के लिए क्या, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लिखोगे नोट्स बनाओगे तो कभी चीजें भूलोगे नहीं, भूलते तो रिवीजन के लिए हमारे पास चीजें, फिर से वीडियो ढूंढ के नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया काम खत्म। इस सवाल को करेंगे, 1 मिनट का समय है, सही करेंगे, चलिए। चलिए टाइम इज अप, डिस्कस करें सवाल को। देखिए, प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेट। एक डायमंड का, एक हीरे के जो भी प्राइस है वो उसके वेट के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपात है। इफ अ पीस ऑफ डायमंड ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस, एक हीरे का जो टुकड़ा है वो 3 टुकड़ों में, हीरे का एक टुकड़ा 3 टुकड़ों में टूट गया, और उनका जो वेट है, टुकड़ों का वेट कितना है 1 2 3 है। तो बताइए, और उस ज्वेलर ने अगर बड़ा टुकड़ा कितने का खरीदा था 1080, जो इनिशियल डायमंड का पीस था वो अगर 1080 रुपए का था, तो बताओ उसको कितने का लॉस हो गया। कैसे करेंगे, हमने देखा कि जो छोटे टुकड़े हैं उनका वेट कितना है 1 2 3, ये स्मॉल पीसीज है, तो जो बड़ा टुकड़ा रहा होगा, जो ओरिजिनल पीस रहा होगा, उसका वेट कितना रहा होगा 6, ये हम लिख रहे हैं प्राइस, ये हम लिख रहे हैं प्राइस। तो जो वेट होगा, तो जो ये हो गया, सॉरी दिस इज वेट का रेशियो, तो जो प्राइस का रेशियो होगा वो इसका क्यूब होगा, सवाल की पहली लाइन में दिया है। यानी अगर इसका प्राइस 1 है, 2 का क्यूब यानी 8, और 3 का क्यूब यानी कि इसका प्राइस 27 में बिक जाएगा। ये अगर 1 रुपए में बिकेगा तो ये 8 में बिकेगा 27 में। अच्छा, ये जो बड़ा टुकड़ा होता है, बिग पीस होता है, ये कितने बिकता है 6 का क्यूब यानी 216 में बिकता। बात क्लियर है, टुकड़ा हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, कब लॉस हो रहा है जब स्क्वायर है क्यूब में है ना। अब यहां पर आ जाइए, इसको ऐड करिए, 27 और 1 28, और 28 और 8 कितने हो गए हमारे 36, यानी कि इसको अगर वो बेचता है तो 36 रुपीज का बिकेगा। 36 रेशियो वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा है। अगर यहां पर इसको बेचेगा तो कितने में बिकेगा 216 रेशियो में बिकेगा, कितने में बिकेगा 216 रेशियो में बिकेगा। लॉस कितना हो गया, तो 216 में से 36 को माइनस कर देंगे, 16 और 20 होता है 36, तो यानी आ गया 180
रेशियो का लॉस हो गया। सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी होगी। सवाल में कह रहा है कि जो ओरिजिनल टुकड़ा है वो 1080 का था, तो बताइए लॉस कितना हुआ। यानी कि देखेंगे आप, हमें इस 216 रेशियो की वैल्यू दी हुई है और इस 180 रेशियो यानी कि लॉस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यूनिटरी मेथड से निकलेगा या नहीं निकलेगा? देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना, जो 1080 है ये वैल्यू है 216 रेशियो की, और हमें जो वैल्यू बतानी है वो 180 रेशियो की बतानी है। ठीक है, 16 पंजे 80 कटता हुआ दिख रहा है, 16 फाइजा 80 और 200 फाइजा 1000, बिल्कुल ये 5 बार जा रहा है, और 18 फाइजा 90, सो द आंसर इज 900 रुपीज। आंसर कितना आ गया? 900 रुपए। ठीक है, काटा पीटी साफ कर दी है, तो 900 रुपए का उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप सवाल में एग्जाम में ऐसे बच्चों की तरह नहीं लिखने वाले, आप सीधे यहां से शुरुआत करेंगे 1827 216 36, लॉस हो गया 180, 180 की वैल्यू बतानी है, 216 की गिवन है। आए ना, आगे बढ़ सकते हैं अगले टाइप पर, कोई दिक्कत दुविधा? ये सवाल आए हुए हैं, आते रहेंगे। ठीक है, चलिए ओके, सो दिस इज टाइप नंबर 16। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पर। सवाल बिल्कुल आसान है। इस पर एक सवाल कैट में आया था बहुत पहले, आई थिंक 1992 या 1994 का भी ऐसे कैट में एक सवाल आया था बढ़िया सा। उस सवाल को सीडीएस में कई बार रिपीट किया गया है। कभी भी जो है वो सवाल अपना सीजीएल में भी आ सकता है, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए एसएससी का मतलब कहीं भी, जो जहां भी नॉर्मल अपने सवाल आते हैं अर्थमेटिक के, एडवांस के, वहां पर ये सारे सवाल किसी भी एग्जाम में आए हो सबका लेवल से में आ सकता है। इस सवाल से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पर बात करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसको एक बार डिटेल में समझ, बिल्कुल डिटेल में। और यहीं इसी चीज को हम लिंक करेंगे टाइम एंड वर्क में। ये जो टाइम एंड वर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मेन इनटू में टाइम अपॉन वर्क, ये जो फॉर्मूला है इसको भी अभी ही डिस्कस कर लेंगे, और टाइम एंड वर्क में भी हम डिस्कस करेंगे कि यार ये चीज यहां से कैसे जनरेट हुई। यहां पर एक बार बेसिक समझेंगे, ये अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहले देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपात, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विक्रमानुपात। ठीक है, सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। जैसे मैंने कहा कि यार ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। ठीक, तो इसका मतलब आपने पढ़ा होगा कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, इसको हटाने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, लेकिन फिर के कांस्टेंट लाना पड़ता है, फिर यहां पर ये बी आ जाता है। बात को समझना बिल्कुल आराम से। देखिए इसका मतलब क्या है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। अगर ये 2 हो जाता है मान लीजिए, तो ये हो जाता है 4। जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ये भी बढ़ रहा है, एरो नीचे की तरफ है बट वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो जब ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। आप देखिए ये भी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं ए की बी की, और फिर एक ऐसी वैल्यू एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब हो जाए। जैसे देखो 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ या ये कह लो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी। बात देख पा रहे हैं आप? अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो ऐसी सब वैल्यूज के लिए अप्लाई कर जाएगी। देखो ए की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2। ठीक है, फिर 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4, ये भी सही है। यानी हम ये बात समझे, यार ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ता है, इसका मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू लाते हैं, और एक के कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। और ए और बी को क्या कहते हैं भाई, ए और बी को कहते हैं वेरिएबल, यानी ये बदलेंगे। बात सही है, ए और बी को क्या कहेंगे हम, वेरिएबल, ये बदलते जाएंगे। तो ये हमने देखा कि भाई ए इज इक्वल टू के भी आ गया, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी बात को अगर मैं आगे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि a बाई बी इज इक्वल टू के आ गया। a बाई बी क्या है, कांस्टेंट है कुछ, a बाई बी कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, देखो a बाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं a को बढ़ाऊंगा तो b भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। जैसे देखिए 4/2 क्या होता है, तो आपको पता है 4/2 2 होता है। मैं इस 2 को कांस्टेंट कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये 2 चेंज ना हो, ये 2 क्या ना हो, चेंज ना हो, ये 2 कांस्टेंट रहे हमेशा। तो देखिए
अगर मैंने इस 4 की जगह मान लीजिए क्या किया, मैंने इस 4 की जगह 8 लिख दिया, मैं इसको कांस्टेंट रखना चाहता हूं, तो इसको क्या करूंगा, देखो आपने इसको डबल किया, इसको भी डबल कर देंगे, तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा। अभी देखने में क्या लग रहा है कि ये ऊपर नीचे बैठे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन याद रखना अगर दो चीजें इक्वल टू के एक ही साइड में है, अगर दो चीजें इक्वल टू के एक ही साइड में है, देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए अगर हमने इस 4 को इंक्रीज किया तो हमें इस 2 को भी इंक्रीज करना पड़ा ना, इट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात बिल्कुल क्लियर है। अगर दो लोग ऊपर नीचे बैठे हैं, अगर दो वेरिएबल ऊपर नीचे बैठे हैं, इट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द कंडीशन इज कि वो दोनों इक्वल टू के एक ही साइड में होने चाहिए। बात सही है, इक्वल टू समथिंग वो समथिंग के है, दोनों अगर इक्वल टू के एक साइड में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात समझ गए होंगे कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तब वो साथ बैठेंगे, तब उस केस में ए बी बराबर के आने लगेगा। एक एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। अभी हमने देखा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अब देख लेते हैं। मान लीजिए ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता, ए जो है सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब हम क्या लिख देते, ए इज इक्वल टू के बाई सी, के कॉन्स्टेंट है, यानी कि ए सी बराबर के, यानी कि वो दो चीजें, वो दो वेरिएबल्स जो डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वो दो वेरिएबल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वो एक साथ बैठेंगे। एग्जांपल देखते हैं। 2 इंटू में 3 हमेशा 6 रहेगा। मैं इस 6 को बदलना नहीं चाहता हूं, बट मैंने इस 2 को इंक्रीज करके मान लीजिए 3 लिख दिया। मैंने इस 2 को इंक्रीज करके 3 लिख दिया, तो मुझे इस 3 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करके 2 लिखना पड़ेगा या नहीं। देखिए ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ। इट मींस जो दो साथ में बैठेंगे इक्वल टू के एक साइड में तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बताइए यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। ये बात अगर क्लियर है तो मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क को थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि मैन इंटू में टाइम अपॉन वर्क, हमने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा अगर आपने बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत मत लो, लोड मत लो, हम टाइम एंड वर्क में आगे पढ़ेंगे कि m1 t1 w1 बराबर होता है m2 t2 और w2। ठीक है, w वर्क है, m मैन है, t टाइम है, ये बराबर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं। मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क क्या होता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी वैल्यूज डालूंगा तो m2 t2 अपॉन w2 वो भी कांस्टेंट आ जाएगा सेम सवाल के लिए। तो अगर दोनों ही k के बराबर हैं तो क्या मैं ये बात नहीं लिख सकता जो ऊपर लिखी हुई है, यार अगर ये भी k है ये भी k है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहां तक, इसीलिए फॉर्मूला आया। अब ये भी सोचो कि mt एक साथ w अलग क्यों। देखिए मैन टाइम वर्क, पहले मैन और टाइम को कंपेयर करो, वर्क को कांस्टेंट रखो, वर्क को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। अगर मैंने आदमी बढ़ा दिए, मुझे काम अभी भी उतना ही करना है तो टाइम कम लगेगा। मैंने क्या बोला आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमने वर्क को कर दिया कांस्टेंट, वर्क नहीं बदल रहा। हम पहले देख रहे हैं कि मैन और टाइम का क्या रिलेशन, जैसे ए बी का देखा फिर ए सी का देखा था, वैसे किन्हीं भी दो को पेयर बना लो कि पहले हम कंपैरिजन करेंगे मैन और टाइम का, फिर कंपेयर करेंगे मैन और वर्क को। अगर काम अभी भी उतना ही करना है, काम अगर कांस्टेंट है, अगर मैं आदमियों को बढ़ाऊंगा तो वही काम करने में टाइम कम लगेगा, बिल्कुल एग्री करते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, अगर हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया तब देखिए, और काम अभी मतलब काम उतने ही दिन चलने वाला, टाइम कांस्टेंट हो चुका है, तो देखो अगर मैंने मैन को इंक्रीज कर दिया तो क्या उतने ही दिन में काम बढ़ेगा नहीं। अब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है डायरेक्ट, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है इनवर्स, इनडायरेक्ट कह लो। ठीक है, तो अब जो डायरेक्ट होते हैं वो ऊपर नीचे बैठते हैं, तो देखो मैन ऊपर है वर्क नीचे है। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो साथ में बैठते हैं, देखो मैन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ में बैठे। तो इसी छोटे से कंसेप्ट से हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली। अब आते हैं इस छोटे से सवाल पर, कहां कहां तक वो जा सकता है वहां भी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको ये कहां से है, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो एक बॉक्स बना के, नहीं भी करोगे टाइम एंड वर्क में डिस्कस करेंगे। मेन थिंग है ये, समझ में आया ना। चलिए आइए सवाल पर। सवाल कह रहा है कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। इसका मतलब हम तुरंत समझ गए कि यार जी बाई एच के होगा। अब इतना तो लिख पा रहे हो ना सीधे कि जी बाई एच हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मैं जी की कितनी भी वैल्यू डालूं, जी1 की कुछ भी h1, मैं ये डाल दूं जी2 की वैल्यू डाल दूं h2,
G3 की कोई वैल्यू डालूं, H3 की कोई वैल्यू डाल दूं, तो ये हमेशा कुछ कांस्टेंट ही रहेगा। बात क्लियर? G और H की कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। सवाल में कुछ वैल्यूज दी हैं, बिल्कुल दी हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगर G3 है, हमें सिर्फ इतना लिखना है एग्जाम में, यार ये G/H है, तो फिर सीधे भी चाहे तो लिख सकते हो कि भाई अगर G3 है तो H 18 है, तो बताओ G कितना होगा अगर H 9 है। यहाँ पे G लिखना है, G लिख लो। ये G नहीं, ये 9 है, ठीक है, ये G नहीं 9 है। 9 से गए 2 बार, X की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 आ गई, X की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 आ गई। बताइए क्लियर है ना? क्लियर है तो फटाक से नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका है। G/H बराबर के पकड़ लिया तो G1H1 G2H2। ठीक, अगला सवाल, मात्र आपके पास 15 सेकंड है, करिए। चलिए 15 सेकंड से ज्यादा ही टाइम हो गया। देखिए सवाल क्या कह रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू J। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू J यानी कि ये हो गया। या सीधे हम समझ जाते हैं, इनवर्स वाले तो साथ में बैठते हैं। और आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ नहीं है, यानी कि FJ के बराबर होगा, बस FJ के बराबर होगा। तो देखो व्हेन F इज 2 J इज 3 F इज 5, बताओ J कितना होगा, तो 3 दूनी 6, 6/5 इज इक्वल टू 1.2। 1.2 J की वैल्यू आ गई। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आसान। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्लियर? अगला सवाल, चलिए इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं 7 to 9, 81, 3√3 और 27। ठीक है, टाइम है आपके पास 40 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए देखिए, आपको एटलीस्ट इतनी बातें तो क्लियर हो रही होंगी, आप ये देख तो पा रहे होंगे कि सवाल के बाद कि यार हम जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही अटेम्प्ट हो रहा है, गलत अटेम्प्ट हो रहा है। ये जो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इतने आसान सवाल भी कई स्टूडेंट्स, कम से कम 30-40% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है उसको भी नोट डाउन करते चलेंगे, मतलब नोट डाउन का मतलब अपने थोड़ा माइंड में रखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। अब हम सीधे समझ गए कि S डिवाइडेड बाई √T ये कांस्टेंट रहेगा। फिर से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर नीचे बैठा दो, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बस S/√T हमारा फॉर्मूला मिल गया। हमें क्या लिखने की जरूरत है कि S1 डिवाइडेड बाई √T1 इज इक्वल टू S2 अपॉन √T2। समझ तो लिया पहले सवाल में, उससे पहले भी ये लिखें कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, इसका मतलब S इज इक्वल टू K√T, यानी कि K बराबर S अपॉन में √T, वो कांस्टेंट होगा। फिर ये बात लेंगे, ये सारी बातें लिखते थे जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, है ना, जब स्टेप मार्किंग मिलती थी। मेन आप ये कहिए, जब स्टेप मार्किंग मिलती थी तब हम इतना सब लिखते थे। अब स्टेप मार्किंग नहीं, करेक्ट आंसर है तभी पूरे नंबर, अदरवाइज एक भी नंबर नहीं। S अपॉन √T कांस्टेंट रहेगा। अब S की वैल्यू उठाओ कितनी है, इफ S इज 3 तो T जो है 81 है, 81 का रूट कितना आ गया, सीधे 9 आ गया। दिस इज इक्वल टू, फिर S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू 9 है, हमें बताना है T की वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ T। आप में से कईयों ने यहाँ पे √T की जगह T लिखा है, पक्का लिखा है √T की जगह T। यही छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, गलती से मिस्टेक हो गई। √T इज इक्वल टू 27 आ गया। किसी ने 27 का कुछ √3 या 3√3 तो नहीं बता दिया कि 27 का √3 अब यहां पर हमें T चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो T बराबर 27 का स्क्वायर यानी कि 729। बात बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना? नीचे कमेंट करके बताएंगे भाई किस किस ने गलत किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया है,
बात वही है, सीधे सीधे की जगह लैंग्वेज बना दी है, 40 सेकंड का आपके पास समय। चलिए समय होता है समाप्त, सवाल पर आइए। कह रहा है ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। ए जो है, अब हम सीधे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। ए जो है डायरेक्टली वेरी करता है बी के साथ, तो बी नीचे गया। एंड इनवर्सली एज सी, तो ए। अगर कभी भी दिक्कत होती है, दो चीजों को जोड़ना है, ऐसे जोड़ लो, कोई बात नहीं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर, फिर ए इंटू में सी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब हम दोनों को जोड़ देंगे भाई, ए दोनों जगह, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधे एक में भी जोड़ सकते हो। कैसे, ये देखो। फिर इसका मतलब ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी बाई सी के। फिर आप इसको आगे ऐसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू के बी बाई सी। बात वही आ रही है, ए सी बाई बी कॉन्स्टेंट रहेगा। सारा फॉर्मूला आ गया समझ में, सीधे लिख सकते हैं ना। तो ए सी बाई बी कॉन्स्टेंट है, बस इतना लिखना है। तो ए सी बाई बी को ए सी बाई बी से इक्वेट कर देंगे, जो भी वैल्यूज है उनको यूज करते हुए। ए इज 12, ए इज 12 व्हेन बी इज 6 एंड सी इज 2। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए मान लेते हैं। व्हेन बी इज 12, तो बी की जगह 12 डाल दिया, और सी इज 3। खत्म हो गया सवाल, बस काटा पीटी कर देनी है। क्या कट रहा है भाई, 3 से गया ये 4 बार, ठीक है, 6 से गया ये 2 बार, 4 इंटू में 4, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 60। सभी का सही था, पक्का। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा दो बढ़िया सवाल देखते हैं। पहला बढ़िया सवाल ये रहा आपके सामने। इस सवाल के लिए आपके पास है 1 मिनट का पूरा समय। चलिए आराम से करिए, सही होगा। चलिए समय होता है समाप्त, आते हैं डिस्कशन पार्ट पर। देखिए पहले सवाल को आप आराम से पढ़ो। द वैल्यू ऑफ अ कॉइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स रेडियस। यानी आप सीधे लिख सकते हो, पहले देखो वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस का स्क्वायर। देखो अगर ये कॉइन है, ठीक है, और एक कॉइन ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना भी इसका रेडियस है उसके प्रोपोर्शनल। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी रूट आर के। और यही अगर मैं कहूँ कि इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट आर के। लेकिन एक हर सिक्के की कुछ थिकनेस होती है, कुछ मोटाई होती है, वो इन दोनों की क्या है, सेम है। सवाल में क्या लिख रहा है, जब उनकी थिकनेस सेम होती है, व्हेन इट्स थिकनेस इज कांस्टेंट, जब उसकी थिकनेस क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, द रेडियस ऑफ कोन इज, सॉरी द रेडियस ऑफ कोन नहीं, यहां पर कॉइन होगा। कॉइन का जो रेडियस है 1.5 है और उसकी वैल्यू 2 है। एक कॉइन है, उसका रेडियस जो है वो 1.5 है और वैल्यू है 2। तो बताओ उसका व्हाट विल बी द रेडियस इफ इट्स वैल्यू इज 10 रुपीज। ठीक है, चलिए तो हमने ये देख लिया कि भाई वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि v अपॉन में अंडर रूट आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो पहला जो कॉइन है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था द रेडियस ऑफ अ कॉइन,
लिख लो सही से, द रेडियस ऑफ अ कॉइन इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स वैल्यू इज ₹2. what will be the radius of another coin if its value is 10 rupees? अब हम बात कर रहे हैं, मान लो चलो यही कॉइन हो या दूसरा कॉइन हो, उस कॉइन की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉइन जिसका जो वैल्यू है, वैल्यू 10 रुपीज है, उस कॉइन का रेडियस कितना होगा जिसकी वैल्यू 10 रुपीज है। बात क्लियर? बस V1/R1 बराबर कर देंगे V2/R2। पहले कॉइन की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपीज, यानी कि 2 अपॉन में, फिर उसका रेडियस कितना है? 1.5, तो √1.5 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द रेडियस? रेडियस कितना होगा अगर वैल्यू 10 है? वैल्यू 10 है तो डिवाइडेड बाई √R बराबर √R। रूट वाले पार्ट को एक तरफ ले आओ तो हमें क्या मिल गया? यही लिख लेते हैं, तो हमें मिल गया √R1 या √R अपॉन √1.5 इज इक्वल टू 2 से गया ये 5 बार, तो ये आ गया अपना 5। अब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो पूरे के ऊपर रूट आ गया, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? R² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू में 1.5, 5 का स्क्वायर इंटू में 1.5। अब देखिए क्या है, R² की वैल्यू अगर इतनी है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो रूट ले लेंगे फिर दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया? यानी R इज इक्वल टू √5, मतलब 5 स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √1.5। यानी कि वो जो दूसरा कॉइन है उसकी वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो उसका जो रेडियस होगा वो 5 इंटू में √1.5 होगा। कोई दिक्कत परेशानी, सिर्फ और सिर्फ ये कि वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √R के, बस V1/√R1 बराबर V2/√R2 कर दिया। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सवाल को आराम से पढ़ना है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब वो कैट वाला एक सवाल देख लेते हैं, बहुत पुराना हो गया इसलिए अब काफ़ी लोग उसको सीख गए हैं। तो भाई कैट के सवाल जब बहुत ज़्यादा ही पुराने हो जाएं तो शायद आ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं। केवल कैट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ये नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 मिनट लो, 2 मिनट लो, अभी आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, 1.5 मिनट लो चाहे 2 मिनट लो, ठीक है, ट्राई करो। ये केवल और केवल दिमाग पर जोर डालने के लिए होते, नहीं होगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट सोचो। 2 मिनट लगे, 2 मिनट सोचना, 1 मिनट के बाद वीडियो स्टार्ट मत करना, ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना। चलिए डिस्कस करते हैं, बाकी पॉज करके रखो, वीडियो ट्राई करते रहो, ठीक है। देखिए, एन इंजन कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड विदाउट एनी वैगन अटैच। वैगन का मतलब क्या हो जाता है? डब्बे। एक जो इंजन है वो इस स्पीड से चल सकता है अगर उसके पीछे एक भी डब्बा ना लगाया गया हो। रिडक्शन इन द स्पीड, अब यहां पर ये देखिए, ये जो चीज दी है ये क्या है? रिडक्शन दिया गया है। रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। वहां पे हो जाएगा नंबर लिख दो चाहे तो, नंबर ऑफ is equal to is directly proportional to the square root of wagons attached। बात देखिए, यानी कि जो स्पीड कम होगी वो बराबर होगा या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी के भी आ जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड, कितने डब्बे जोड़े गए। इसका मतलब कितनी स्पीड कम हो रही है, अगर मैं उसको √W से डिवाइड कर दूं, W क्या है? कितने डब्बे हैं, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। When only 4 wagons are attached, its speed is 50/9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर उस गाड़ी के पीछे, उस इंजन के पीछे अगर 4 डब्बे लगा दिए जाएं तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 50/9। अभी इस पर आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स दैट कैन बी अटैच्ड सो दैट द इंजन
कैन जस्ट मूव। यहां पर ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए पहले सवाल शुरू करते हैं। देखिए हमें पता रखा है कि गाड़ी की जो इंजन की जो स्पीड है वो अगर मैं उसमें एक भी डब्बा ना लगाऊं तो वो 20/√3 है, बात सही है। अगर मैंने इसमें 4 डब्बे लगा दिए तो स्पीड कितनी हो जाती है 50/9। स्पीड कम हो गई तो कितनी कम हो गई, तो मैं वही कह रहा हूं कि जो रिडक्शन है, जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है, तो रिडक्शन हो रहा है 20/3 माइनस 50/9। स्पीड इतनी हो गई है। देखो ये जो 50/9 है ये कमी नहीं है, दिस इज नॉट द रिडक्शन, ये है फाइनल स्पीड। तो स्पीड कितनी कम हुई, तो 20/3 में से 50/9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी कम हुई है। कर दो भाई एलसीएम ले लो, 9 आपने एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, ये हो गया 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10/9। 10/9 जो भी किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर, या मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यानी हमें क्या समझ में आ गया, हमें रिडक्शन पता चल गया, ये R1 मिल गया। कितने डब्बे अटैच किए गए, तो 4, ये भी पता चल गया। आगे देखो वो क्या कह रहा है, तो बताओ उसके पीछे हम कितने इंजन लगा सकते हैं ताकि वो जस्ट चल पाए। देखो जस्ट चल पाए का मतलब क्या है उसको समझो। हम यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी स्पीड 0 कर देंगे, उसकी स्पीड 0 कर देंगे। अच्छा स्पीड अगर मुझे इस गाड़ी की 0 करनी है तो मुझे इसके पीछे कितने डब्बे लगाने होंगे वो हम निकालेंगे। स्पीड 0 करनी है तो यानी स्पीड कम कितनी करनी है, 20/√3। अब एक बात को आराम से समझना, ये अगर मैं बात करूं R1, यहां पे देखो रिडक्शन, तब स्पीड में कमी कितने की हुई, तो स्पीड में कमी हुई 10/9 की। उसके लिए कितने डब्बे लगाए गए, तो उसके लिए W1 की जो वैल्यू थी वो 4 थी। 4 डब्बे लगाने पर स्पीड कितनी हो जा रही है, स्पीड 10/9 कम हो रही है। अब देखो मुझे स्पीड कम करनी है, मैं अभी समझना, मैं ये चाहता हूं कि गाड़ी चल ही ना पाए। अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि गाड़ी चल ही ना पाए तो बताओ उसके पीछे कितने डब्बे लगाने पड़ेंगे, तो रिडक्शन, पूरी की पूरी स्पीड कम करनी है तो उसकी स्पीड 20/3 है तो इतना का इतना कम कर दो तो स्पीड 0 हो जाएगी। 20/3 माइनस 20/3 0। अब डब्बे कितने लगाने हैं वो फाइंड करना है। देखो हमारे पास 3 चीजें हैं तो चौथी चीज निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है तो कितना आ रहा है, देखिए कितना आ गया, R की वैल्यू 10/9 और नीचे है √W तो 4 का रूट, सीधे कर लेंगे 2, और दिस इज इक्वल टू 20/3 √W बताना है, ठीक है। बस सवाल हो गया खत्म। W की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 का रूट आ गया 2, 10 से गया ये 10, √W इधर पर ले आओ, √W इज इक्वल टू 3 से गया ये 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये 12 आ गया। इसका मतलब W की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो 144, यानी कि आंसर कितना होगा 144। यानी 144 अगर हम डब्बे लगा देंगे तो गाड़ी की स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन आंसर 144 नहीं था, तभी तो कैट का था। कैट में यार आपको 1 साल के लिए 3 मिनट 4 मिनट मिल रहे हैं, सारे सवाल तो करने भी नहीं है, बहुत समय। लेकिन ये सवाल पहली बार देख के कोई नहीं कर पाएगा, पहले फिर जब ये चीजें आ गई तो हाँ भाई तब दिमाग को क्लिक किया कि आंसर 144 नहीं है। 140 लगा देंगे तो स्पीड ZERO 0 हो जाएगी, तो 144 नहीं लगाएंगे, जस्ट चल पाए, भले वो 0.01 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले लेकिन जस्ट चल पाए। यानी कि हमें नंबर ऑफ वैगन्स कितने लगाने, डब्बे कितने लगाने, तो W इज इक्वल टू बस एक डब्बा कम कर दो। देखो आधा डब्बा तो कम कर नहीं सकते तो कम से कम एक डब्बा तो कम करना पड़ेगा, इंजन तो कम करेंगे नहीं। आंसर कितना हो गया 143। बताइए क्लियर है।